नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज ढेर सारे सवालों के साथ आपके सामने आया हूं। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाने लगा है? क्या अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की परिभाषा बदल चुकी है? और क्या कहना सच्चे भारतीय की निशानी है और क्या नहीं कहना सच्चे भारतीय की निशानी नहीं है? यह भी अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। क्या किसी राजनेता को केवल संसद में बोलने का अधिकार है? जो संसद तक नहीं पहुंचा है, क्या वो जनता और देश की आवाज नहीं उठा सकता है? ये सारे सवाल आज इसीलिए उठाना पड़ रहा है यहां पे, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मुकदमा चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन उसके साथ जो मौखिक टिप्पणी की उसे ही फैसला बताते हुए मोदी समर्थक यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हार हुई है। जिन लोगों ने बार बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत समूचे गांधी परिवार पर बेहुदा टिप्पणियां की हैं, उन लोगों ने आज एक बार फिर राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल उठाए। जी हां, सच्चा भारतीय, बिल्कुल यही शब्द, सच्चा भारतीय, यही शब्द जो है वो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आज इस्तेमाल किए हैं। मामला दोस्तों 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में है और वहां पर भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी यानी राहुल गांधी की टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए मौखिक टिप्पणी की है। उन टिप्पणियों पे आए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की किस टिप्पणी पर, किस बयान पर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, वो जरा आपके सामने सबसे पहले पेश करना चाहता हूं। मामला है 9 दिसंबर 2022 का। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे कन्याकुमारी से और कश्मीर यानी श्रीनगर की ओर जाने वाले थे, लेकिन 9 दिसंबर 2022 को जब राजस्थान में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां का मामला, वहां पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक पूर्व कर्मचारी, उसने केस किया राहुल गांधी के ऊपर और वो मामला माफी चाहता हूं, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सीधे शब्दों में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और यहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की एक तरह से यहां पर जीत हुई है, लेकिन फिर भी दिन भर ढोल पीटा जा रहा है। पहले सुनिए राहुल गांधी को। के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को तो सुन लिया आपने, मामला यही है। और इस बयान पे राहुल गांधी ने सेना की बेइज्जती की है और यह कहते हुए मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट से अब राहुल गांधी इस याचिका को लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट, जहां से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को अंतरिम राहत दे दी गई, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए मौखिक टिप्पणी की। अदालत में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जस्टिस दत्ता ने पूछा कि डॉक्टर सिंघवी, आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, ट्रू इंडियन अंग्रेजी में, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। जस्टिस दत्ता ने इससे पहले यह भी कहा, पूछा डॉक्टर सिंघवी से कि आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते?
आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ता है? यह बात भी यहां राहुल गांधी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए जस्टिस दत्ता ने पूछा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया और 3 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन हमेशा उन्हें गलत साबित करने में लगे रहने वाले लोगों को इसमें राहुल को घेरने का एक और मौका मिल गया है। मौका क्या? यही सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी सवाल उठने लगे हैं, उठाने पड़ भी रहे हैं, हम भी यहां सवाल कर रहे हैं। माननीय अदालत का कहना है कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पोस्ट की जगह संसद में यह बातें उठानी चाहिए थी, जबकि इस देश का नागरिक होने के नाते राहुल गांधी या कोई भी अन्य नागरिक इन सवालों को कहीं भी उठा सकता है और उठाता रहा भी है। खुद भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी चीन के मुद्दे पर लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। उनका हाल का ही एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या लिखा है, ये जरा उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं, सबसे कमजोर, सवाल के साथ क्वेश्चन मार्क, सबसे कमजोर या फिर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा लात खा रहे हैं? लात खाना समझते हैं आप? अमेरिका और चीन मिलकर स्वयंभू विश्व गुरु को विश्व बुद्धू दिखाने की साजिश रच रहे हैं और बेशक कश्मीर और पूर्वोत्तर को हड़पना चाहते हैं। चीन पहले ही लद्दाख में घुस चुका है। क्या मोदी सिर्फ कोई आया नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में है, क्या मोदी सिर्फ कोई आया नहीं का रोना रोते रहेंगे? यह सवाल मोदी के ही आदमी ने, उन्हीं की पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद ने यह सवाल उठाए हैं। ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं दोस्तों, कई और उदाहरण हैं, अखबारों की कतरनें हैं जिनमें चीन की घुसपैठ का जिक्र हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देखते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ, अभी से थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने साफ साफ समझाया है कि कैसे अदालत के फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वो भी खासकर बीजेपी की तरफ से। देखिए, लिख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, विडंबनापूर्ण और आश्चर्यजनक, हारने वाले लोग दिन भर आरजी, #RG है यानी राहुल गांधी के खिलाफ शेखी बघारते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के पक्ष में राय बनाई और मानहानि मामले में नोटिस जारी किया। वरिष्ठ वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई। नोटिस अभी भी जारी किया गया। यदि आप सोशल मीडिया और बीजेपी ट्रोल्स या श्री मालवीय को पढ़ें तो ऐसा लगता है, ये मालवीय कौन है आप जानते हैं, तो ऐसा अमित मालवीय का जिक्र यहां कर रहे हैं। मालवीय को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आज राहुल गांधी हार गए। यहां पे ये कह रहे हैं कि जैसा अगर उन लोगों को पढ़ें, उनको सुने तो साफ साफ यही लगता है कि आज कोर्ट में राहुल गांधी हार गए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरा लिख रहे हैं यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी को शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील के विरोध के बावजूद कार्रवाई पर रोक मिल गई। फिर से ट्रोल और भाजपा के लोग शर्मनाक हार का संकेत दे रहे हैं। इसके बाद भी जो है, फिर भी ट्रोल आर्मी और भाजपा के लोग राहुल गांधी की शर्मनाक हार का संकेत इंडिकेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी हारे हैं। तीसरा पॉइंट यहां रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तीसरे पॉइंट को देखिए, कह रहे हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को उद्धृत और कर उन पर गर्व कर रहे हैं, जो हमेशा हर मामले में प्रत्येक पक्ष से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से निंदा निष्कर्ष निकालने के लिए की जाती है। अदालत में विजेता हार जाता है, हारने वाला ऐसे गर्व करता है जैसे उसे अभूतपूर्व जीत मिली हो और जनता भ्रमित और हक्का बक्का। यानी यहां साफ साफ अदालत में राहुल गांधी की जीत हुई और राहुल गांधी की हार सुबह से प्रचारित की जा रही है। यही बात यहां पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ही इस केस को लड़ रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे थे आज वहां सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे बेहतर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और कौन दे सकता है। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी की बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिंघवी साहब ही वहां पर थे और माननीय अदालत ने टिप्पणी की। ऐसे में उनका बयान मायने रखता है दोस्तों। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में राय बनी है, फिर भी हारने वाले ऐसे बता रहे हैं मानो बड़ी जीत मिल गई हो उसे।
इसमें जनता भ्रमित हो रही है। हालांकि जनता का भ्रम दूर करने के लिए अब कांग्रेस सामने आ गई है। जयराम रमेश ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर सारे मुद्दे को समझा दिया है। ये जरा जयराम रमेश का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने इसे रखना जरूरी है, जरा इसको भी देखिए। जयराम रमेश इस लंबे ट्वीट में लिख रहे हैं कि 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फिल्म नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी यहां लिख रहे हैं जिसे हम DDLJ कह सकते हैं। यहां DDLJ का फुल फॉर्म भी लिख रहे हैं। डी का मतलब, पहला डी जिसका मतलब डिनाई यानी इनकार करना, दूसरा डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाओ, तीसरा लाई यानी झूठ बोलो, और चौथा यानी एल के बाद जे जस्टिफाई यानी सफाई दो। यहां DDLJ का मतलब बता रहे हैं जयराम रमेश। खैर, यहां 8 पॉइंट में अपनी बात रख रहे हैं जयराम रमेश। पहला पॉइंट, 19 जून 2020 को यानी गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है? क्या यह चीन की दी गई क्लीन चिट नहीं थी? दूसरा पॉइंट, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। क्या 21 अक्टूबर 2024 को हुआ वापसी समझौता हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है? तीसरा पॉइंट, क्या यह सच नहीं है कि आज भारतीय गश्त दलों को डेप्सांग, डेमचोक और चुमार में अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट पर तक जाने के लिए अब चीनी सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे? चौथा पॉइंट, क्या यह सही नहीं है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दलों को उन इलाकों तक पहुंचने से बफर जोन के कारण रोका जा रहा है, जबकि यह बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर ही स्थित है? पांचवा पॉइंट, क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें डेप्सांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है? क्या यह सच नहीं है? छठा पॉइंट, कि क्या यह सच नहीं है कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी है? सातवां पॉइंट, क्या यह सच नहीं है कि चीन से आयात तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और सौर सेल जैसे क्षेत्रों में? भारत का टेलीकॉम, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। क्या यह भी सही नहीं है कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड $99.2 बिलियन तक पहुंच गया है? और आठवां और आखिरी पॉइंट, क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार आज एक ऐसे देश के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के अहम भूमिका निभाया था? पाकिस्तान को J-10C लड़ाकू विमान और हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियां प्रदान की थी, और जैसा कि 4 जुलाई 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R. सिंह ने कहा था कि भारतीय सैन्य अभियानों पर लाइव इनपुट भी उपलब्ध कराया। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार 1962 के बाद भारत को हुआ अब तक का सबसे बड़ा भूभाग के नुकसान के लिए जिम्मेदार है, और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वो अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है। तो जयराम रमेश ने भी आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है दोस्तों। इससे पहले राहुल गांधी ने जब लद्दाख दौरा किया था, तब वहां के लोगों ने ही बताया था कि चीन कैसे घुसपैठ कर चुका है। आइए जरा सुन लीजिए, देख लीजिए इस पूरे वीडियो को, जिसमें राहुल गांधी को चीन के वहां लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीनी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं, कैसे उनको तकलीफ हो रही है। जरा उसको भी रख देता हूं आपके सामने। फिर ट्रू इंडियन कौन है, सच्चा भारतीय कौन है? कल को आपके और हमारे ऊपर भी आरोप लग सकता है कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। माननीय अदालत क्या कहता है, चलिए उसको भी किनारे करते हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अभी तक जो बातें हो रही हैं ये डरावनी हैं। जो मीडिया में जो बातें फैलाई जा रही हैं, राहुल गांधी ही सही, लेकिन कल को आपके और हमारे ऊपर भी कहा जाएगा कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं सरकार से, सत्ता से, और कह रहे हैं कि चीन ने हमारे भूभाग को ले लिया है। आपसे सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि प्रमाण दीजिए। सरकार प्रमाण नहीं देगी, लेकिन अभी आपके सामने प्रमाण भी रखूंगा। जरा पहले इस वीडियो को देखिए।
तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली है सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा उसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन यही रोक दिया और लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप तक हम पहुंचा चुके हैं। सवाल यहां उठता है कि क्या लद्दाख के ये लोग सच्चे भारतीय नहीं हैं, क्योंकि ये भी चीन की घुसपैठ की बात कर रहे हैं। दरअसल लोगों के बयान और अखबारों और टीवी पर आई खबरों के आधार पर ही जनप्रतिनिधि मुद्दों को सत्ता पक्ष के सामने रखते हैं। और केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बाकी दलों के लोगों ने भी, नेताओं ने भी चीन पर बयान दिए हैं। अभी 4-5 दिन पहले शिवसेना यूबीटी गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि पीएम ने चीन पर कुछ नहीं कहा, जबकि चीन ने घुसपैठ की है। पिछले साल शीतकालीन सत्र में यानी विंटर सेशन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा महासचिव से सदन में शून्यकाल के दौरान भारत चीन सीमा मुद्दे को उठाने की अनुमति मांगी थी। इस बारे में मामले को अत्यावश्यक बताते हुए संजय सिंह ने महासचिव को जो खत लिखा था उसमें क्या कुछ कहा था आपके सामने रख देता हूं। उसमें उन्होंने बोला था कि पहले गलवान, फिर डोकलाम और अब तवांग का मामला सामने आया है। भारतीय सेना ने हमेशा अपने गौरव, शौर्य और पराक्रम से देश की सीमाओं की रक्षा की है, लेकिन जब हमारी सेना सीधी कार्रवाई की अनुमति मांगती है तो सरकार जवाबी कार्रवाई की अनुमति नहीं देती। इससे पहले 2019 में अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। दोस्तों उनकी बाइट सुना देता हूं। लोकसभा में 2019 में सांसद अरुणाचल प्रदेश से तापिर गाव बीजेपी के सांसद हैं और क्या कह रहे हैं उनकी जुबानी सुनिए। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह former minister and former external affairs minister as a army captain आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अकबरू में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में। तो सुन लिया आपने, यहां पर 2019 में अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में जो बयान दिया है और साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती। ये सारी बातें अभी आपने अपने कानों से सुन ली, आंखों से देख ली। ये बात और कौन कह रहा है? बीजेपी का उस समय का तत्कालीन सांसद कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश का। यानी राहुल गांधी के बयान से पहले और उनके बयान के बाद भी चीन के अतिक्रमण पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह खबरें आई हैं, बयान आए हैं। फिर अकेले राहुल गांधी को सच्चे भारतीय होने या ना होने का सर्टिफिकेट क्यों बांटा गया है, यह सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी ने भी इस मसले पे एक बार नहीं कई बार
संसद के अंदर भी अपनी आवाज उठाइए जरा। संसद के अंदर राहुल गांधी इसी मसले को कैसे कह रहे हैं, सुनिए जरा। China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान। तो यहां 4,000 स्क्वायर किलोमीटर, 4,000 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं संसद के अंदर राहुल गांधी। और अगर उन्होंने गलत कहा होता तो फिर इसे डिलीट करवा देते, एक्सपंज करवा देते इनकी बातों को। जहां तक मेरी जानकारी है इनके इस बयान को, इस वक्तव्य को एक्सपंज नहीं किया गया है, न ही इसका प्रूफ मांगा गया संसद के अंदर। अब आइए दोस्तों, अब और क्योंकि ये सदन के अंदर बोल रहे हैं राहुल गांधी, जो ट्रू भारतीय का यानी सच्चा भारतीय कैसे हो उसका प्रमाण, अगर संसद के अंदर ही बोलना है जन नेताओं को और वहीं आपको प्रमाण मिलेगा तो उसका प्रमाण है। आपको कुछ मीडिया हेडलाइंस भी दिखाता हूं दोस्तों जिनमें चीन के अतिक्रमण का जिक्र है। इंडिया टुडे ने, जी हां, इंडिया टुडे ने 2022 में लिखा है, यह देख लीजिए, चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी। गवर्नमेंट का कहना है ये 2022 का इंडिया टुडे का है, यह मैं अपनी तरफ से लिख के नहीं दे रहा हूं। चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी, गवर्नमेंट का है। और यह सवाल पूछा गया लोकसभा के अंदर, वहां यह जवाब दिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं। हब नेटवर्क ने खबर चलाई, हब नेटवर्क, यह देखिए हब नेटवर्क की खबर आप देख रहे होंगे। चाइनाज PLA enters 60 किलोमीटर इनटू इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल के सांसद महोदय कह रहे थे तापिर गांव, वही बात यहां लिखी हुई है हब न्यूज ने। NDTV अब अदानी का टीवी हो चुका है, NDTV एक्सक्लूसिव, ये देखिए क्या लिख रहा है। चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल, शोज सैटेलाइट इमेजेस, NDTV की है। यहां पर आप इसके बाद ये बहुत सारी चीजें इसमें है कि ये कहां पे है, सैटेलाइट इमेज बता रहा है कि विलेज जो है वो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सारीचू। ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं छोटे छोटे अक्षरों में, आप उसको देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यहां और इसके अलावा कुछ और विजुअल, कुछ और प्रमाण देना चाहता हूं, जरा कुछ और ले आइए। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, सेकंड चाइनीज विलेज अलोंग अरुणाचल बॉर्डर सैटेलाइट इमेज, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। और दिखाता हूं आपको, जरा और लाइए, ये देखिए NDTV एक्सक्लूसिव, चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल, ये पहले भी दिखा चुका हूं, इसका एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पे है। दरअसल दोस्तों सवाल मोदी से होने चाहिए थे कि चीन की घुसपैठ का सच क्या है, उसे पूरी पारदर्शिता से देश के सामने रखें। अगर मोदी पहले ही ऐसा कर देते तो इतना भ्रम नहीं बनता। लेकिन मोदी की जगह राहुल गांधी से सवाल क्यों हो रहा है? और सवाल इतना ही नहीं, सवाल तो इस ढंग से पूछे जा रहे हैं, इस ढंग से टिप्पणी की जा रही है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो यह सवाल आप नहीं करते, और अगर आपको करना ही था तो फिर आप संसद के अंदर करते। जरा शुरुआत में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को जो कहा है वो देखिए। डॉक्टर सिंघवी, बताइए आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं करते। इससे पहले एक सवाल और पूछा गया, जरा वो भी ले आइए दीपांकर। आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ता है? हालांकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं कही थी अपनी बात, राहुल गांधी ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और उसी पर यह केस है। लेकिन यहां राहुल गांधी को बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से। फिर भी यह मुद्दा यहां इसलिए उठाया जा रहा है, इस पे आज हम चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल कई हैं और सवाल आखिर राहुल गांधी की
भारतीयता सच्चे भारतीय होने के सर्टिफिकेट से ही क्यों जुड़ा हुआ है। आइए हमारे साथ, बहुत लंबा 26 मिनट आप लोगों के बीच इन तमाम बातों को, तमाम मसलों को रखने में मेरा 26 मिनट आप लोगों का लिया हूं, लेकिन अब तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके पास ले चलते हैं। वरिष्ठ साथी जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और खुला मंच है, अपनी बात। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं लेते, सदन में बिल्कुल नहीं लेते और सबके सामने स्पष्ट है। और चीन का नाम राहुल गांधी सदन से बाहर नहीं ले सकते, ये बात भी सामने आ गई। तो आखिर मेरे दिमाग में या देश के दिमाग में 2 सवाल सीधे पैदा होते हैं। एक ये कि चीन का नाम लेना क्या इस देश में वर्जित हो गया है? क्या यह देश चीन का हो गया है? चीन की पैरोकारी की जाएगी? ये सवाल उठ रहे। असल में अगर चीन और राहुल गांधी के बीच मुकदमा होता, सुप्रीम कोर्ट अगर बीजिंग में बैठा होता, तब तो यह सवाल होते कि बताइए बिना सबूत के आप कैसे पूछ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीजिंग में नहीं बैठा है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा है और यह सवाल चाइना के पक्ष में नहीं पूछे जा सकते कि बताइए सबूत क्या है। ये एक बात हुई। लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं संविधान के खिलाफ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान से ऊपर की लड़ाई आपस में चलती रहती है कि संसद बड़ी है, कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, कि राष्ट्रपति बड़े, सब होता रहता है। लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बताइए कि देश में ट्रू इंडियन बोल करके कौन सी बात है, कौन सी टर्मोलॉजी है संविधान में कि उसको आप ट्रू इंडियन और अनट्रू इंडियन में बांटेंगे? अपने देश को झूठा और सच्चा भारतीय में बांटेंगे? ये क्या संविधान ने इजाजत दी है? किसी को भी दिया क्या? मैं तो खुलेआम बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट से। आपको किसने इजाजत दी है कि इस देश के नागरिक को सच्चा और झूठा भारतीय कैटेगराइज करें? यह संविधान के खिलाफ है। इसीलिए मैं आज उस सीमा से बाहर जाकर के बोल रहा हूं कि यह संविधान के खिलाफ है। ट्रू और अनट्रू इंडियन नहीं है। देश में सारे इंडियन ट्रू है। और अगर देश के कानून के हिसाब से बाहर जाकर के कोई बोल रहा है तो कानून के हिसाब से दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। आप इस्तेमाल कीजिए अपना अधिकार। लेकिन ये फालतू की बातें, फालतू के कमेंट्स जो गैर संवैधानिक है, संविधान के हिसाब से नहीं है। 2 बातें होती हैं, एक असंवैधानिक होना और एक गैर संवैधानिक होना। मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं संविधानेतर बात बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, गैर संवैधानिक बात बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये बात कहना चाहता हूं। और ये बात स्पष्ट है। क्या इस देश में वो लोग ट्रू इंडियन हैं जो कह रहे थे कि इंडिया ने लाहौर जीत लिया, जो कह रहे थे कि इस्लामाबाद तबाह कर दिया, जो पूरे झूठ को ही पूरे देश को बरगला रहे थे? वो लोग ट्रू इंडियन थे क्या? और कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सैनिकों को पीटा। पूरा मीडिया चला रहा है कि ये हमारे सेना का अपमान है। अरे उस गलवान की लड़ाई में कौन नहीं जानता कि गोलियां नहीं चली थी? गोलियां नहीं चल सकती थी? चल सकती थी अगर वहां डिसीजन लेने वाला कोई होता कि जब गोलियां चल रही थी वो डिसीजन लेता कि गोली नहीं चलाने का जो फैसला, जो समझौता था, वो एक दूसरे का सम्मान करने का था। हमारी सीमा में घुसने के लिए हम इजाजत नहीं दे सकते, तो उस नियम को तोड़ा जा सकता था। सच ये कि हमारे जवान शहीद हुए और उनको पीट कर शहीद किया गया, पीट कर शहीद किया गया। ये बात मैं भी रिपीट करता हूं, ये कोई गलत बात नहीं है। गोली से नहीं मारा गया, उनको खंजर से भोंका गया, तार से पीटा गया, लकड़ी में कटीले तार बांधे गए, हथियार तरह तरह से बनाए गए, भोंका गया, तब मारा गया। ये चीज इसी तरह से भारत की ओर से भी चीनी सैनिकों के साथ व्यवहार हुआ। इसलिए पीट कर जब बोला जाता है तो इसको अपमान से आप नहीं जोड़ सकते। एक जमीनी सच्चाई राहुल गांधी बयां कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात पर आए तो
निश्चित रूप से सवाल करना क्या गुनाह हो गया है, ये सबसे बड़ा सवाल संसद में नहीं पूछ सकते, संसद में जाकर पूछिए। भाई संसद में तो हैं प्रधानमंत्री, क्यों नहीं चीन पर बोलते हैं? और राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछे हैं, तो क्या संसद से बाहर नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं कर सकता? यहाँ नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों संवैधानिक पद हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे डिक्टेट कर सकता है कि तुम कहां बोलोगे और क्या बोलोगे? गलत बोला है तो फैसला देने का अधिकार, कानून की समीक्षा का अधिकार, सारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को आप सदन से बाहर नहीं बोलना चाहिए, ये आप डिक्टेट करेंगे। प्रधानमंत्री हमेशा जैसे सदन शुरू होता है देश से बाहर चले जाते हैं, सदन में बहुत कम रहते हैं, सदन में बोलते ही नहीं है, और जो बोलते हैं सदन से बाहर बोलते हैं, जबकि ये ट्रेडिशन और परंपरा के खिलाफ है। उस पर तो कभी कोई टिप्पणी नहीं आई। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति और नरेंद्र मोदी जी की सदन में उपस्थिति क्या कोई भी तुलना कर ले? राहुल गांधी ज्यादा समय तक सदन में रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं रहे। तो सदन में बोलना, सदन से बाहर बोलना, आप कोर्ट में बोलने सवाल उठाने के सदन से बाहर मत बोलिए। मीडिया बोल रहा है, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने सवाल पूछने बंद कर दिए, कोई सवाल कर नहीं सकता। मीडिया में हम सवाल नहीं कर सकते, संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको मतलब विपक्ष को जी, हमको मतलब देश की जनता को बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं, अनुमति नहीं दी जाती है। मणिपुर के सवाल पर बात करने के लिए स्पेशल सत्र इस बल्कि वो मूव करना पड़ता है सरकार के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव पेश करके मणिपुर पर बात होगी क्या? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उस समय बोलता है कि सदन में मणिपुर पर बात नहीं हो रही है? क्यों नहीं मणिपुर में सरकार है, कहां है सरकार? सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं उन सवालों में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरासर संविधान की अवहेलना की है कि उन्होंने कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है, और वो भी नेता प्रतिपक्ष को, जो डेमोक्रेसी का बहुत मजबूत पिलर होता है सदन में। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास जल्दी से। डॉक्टर साहब, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि ये जो टिप्पणी है इसके क्या मायने, एक बात। दूसरी बात, चलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ और होती, चलिए इस हिसाब से भी मान लें कि आप टिप्पणी कुछ और देते हैं, फैसले कुछ और होते हैं, और वैसे ही हुआ राहुल गांधी के साथ। टिप्पणी कुछ और है और याचिका जो थी उस याचिका पर अभी स्टे, रोक, और उस पर नोटिस जारी किया गया है। क्या इसको उसी हिसाब से देखा जाए, या इतनी गंभीरता से जिन बातों को अभी रख रहे थे प्रेम कुमार जी, उसी गंभीरता से इसको देखा जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस पे और चर्चा ना हो, या इस हिसाब से कौन सच्चा भारतीय कौन झूठा भारतीय का विभेद ना हो, ऐसे देखा जाए? सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अवांछित है। हम लोग पिछली कई चर्चाओं में कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो डाइस पर बैठकर कहता है वो कागज पर उतारता नहीं। अनिल मसीह के मामले से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के क्रियाकलापों से लेकर तमाम और इलेक्टोरल बॉन्ड, न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी जमा खर्च तो किया, लेकिन कोई फैसला ऐसा नहीं सुनाया जो नजीर बन सके। ये बहुत छोटी बात नहीं है राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भारतीय के सच्चे भारतीय होने का सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है। बेशक उस आदमी का नाम राहुल गांधी न होता, एक साधारण भारतीय भी होता, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। उसे कोई अधिकार नहीं है, जब तक कानून के समक्ष यह साबित न हो जाए कि किसी व्यक्ति ने भारत विरोधी कोई काम किया है, तब तक इस देश में पैदा हुआ हर भारतीय सच्चा भारतीय। मैं राहुल गांधी के इस मामले में थोड़ा गांधीवादी तरीके से सोचता हूं। यद्यपि आज अभिषेक मनु संघवी ने उसी समय तुर्शी बतुर्शी सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी दिया कि अगर सच्चा भारतीय होगा तो ये भी कहेगा कि 20 लोग शहीद हुए। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को अब इस मामले में सत्याग्रह करना चाहिए। उन्हें अपना ये बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी चौराहे पर खड़े होकर, एक तख्त बिछाए उस पर खड़े होकर अकेले
किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को वहां आने की ममानियत हो, सिर्फ राहुल गांधी अकेले खड़े होकर अपना वो बयान फिर से दोहरा दें। नंबर 2, उन्हें इस बात के लिए सत्याग्रह करना चाहिए कि मेरे बारे में सच्चे भारतीय वाली जो टिप्पणी की है, जब तक वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश विलोपित नहीं करते, उसे खुद वापस नहीं लेते अगली सुनवाई पर, तब तक मैं अनशन पर यहीं बैठा रहूंगा। अगर आज गांधी होते, महात्मा गांधी होते, तो शायद यही करते। अब मैं थोड़ा सा उस पक्ष की तरफ ले चलना चाहता हूं, थोड़ा सा अतीत में 1-2 मिनट लगेंगे राजीव जी, कि चीन के अतिक्रमण पर अगर विपक्ष का नेता सड़क पर सवाल करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछे, तो वो सच्चा भारतीय होना अगर नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के पुरखे, उनकी पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ कभी भी सच्चे भारतीय नहीं थे। मैं प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट की इसी परिभाषा पर लेकर आता हूं। 1959 में चीन ने अक्साई चिन में सड़क बना ली थी, बहुत बवाल हो रहा था उस वक्त पूरे देश में। तत्कालीन जनसंघ की राष्ट्रीय अधिवेशन में, नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1959, उसमें इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। तब क्या सबूत था जनसंघ के पास? तब के सुप्रीम कोर्ट ने जनसंघ से पूछा क्यों नहीं कि आपने कैसे प्रस्ताव पारित किया नेहरू सरकार के खिलाफ? उसके बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई जनसंघ की 1960 में। ये मैं चीन युद्ध से पहले की बात कर रहा हूं, 62 से पहले। जी। वहां भी प्रस्ताव पारित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी राष्ट्रीय बैठक में इसी मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार से कहा कि चीन से जमीन वापस लें, उसका अतिक्रमण रोकें। चाउ एन लाई का भारत दौरा हुआ। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चीन के प्रीमियर के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। ये सब चीन के खिलाफ सड़कों पर हो रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ कर रहे थे। उसके बाद 1962 में जब चीन का हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ? मात्र 29-30 दिन की लड़ाई थी वो। उसके बाद कृष्ण मेनन के इस्तीफे के लिए सड़क से लेकर संसद तक जनसंघ ने आवाज उठाई। 8 नवंबर 1963 को कृष्ण मेनन का रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा हो गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। आजाद भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव 19 अगस्त 1963 को यह सदन में रखा गया। मीनू मसानी, आचार्य जेबी कृपलानी जी ने रखा। वो पहले कांग्रेस के ही थे, बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जी। आचार्य जेबी कृपलानी, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, इन तमाम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। तब भी जनसंघ के लोग संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर नेहरू का विरोध कर रहे हैं। करीब 21 घंटे 33 मिनट इस पर बहस हुई सदन में। पंडित नेहरू ने 34 बार या 33 बार हस्तक्षेप किया, 4000 शब्दों में अपना बयान दर्ज कराया। यह सब तब हुआ जब हम चीन से पराजय के दुख से गुजर रहे थे इस देश। तब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, मीनू मसानी, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि चीनी आक्रमण में कितनी जमीन चली गई है। तो ये बेहद चिंताजनक बात है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह कुठाराघात किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष सिर्फ सदन में बोलेगा, बाकी जो 140 करोड़ लोग हैं, जो सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य कुछ नहीं है, कल को उन्हें भी बोलने से पाबंद किया जा सकता है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए सदन, या तो आप सदन में चुनकर जाएं तब बोलेंगे, अन्यथा खामोश रहें। और अंतिम बात, क्या सच्चा भारतीय वो व्यक्ति है जिसने 5 साल से गलवान घाटी के संहार के बाद चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया? क्या सच्चा भारतीय वो व्यक्ति है जिसने कह दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसाया है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह आगे चलकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत है।
ये शुरुआत है विपक्ष को और लोगों को बोलने से रोकने की। ये बयान कोई और देता, बीजेपी का कार्यकर्ता नेता देता तो समझा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आसंदी पर बैठकर कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। मैं प्रेम कुमार जी के स्वर में अपना स्वर मिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, अपनी सरहद लांघी है और देश के विधान संविधान के खिलाफ जाकर टीका टिप्पणी की। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रकाश जी हैं, हिंदुस्तानी जी हैं, अमलेंदु जी भी हैं, आप सबके पास आऊँगा। प्रशांत जी, इसको कैसे देखा जाए? इस टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जैसी टिप्पणियाँ आती हैं उसी हिसाब से अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, फैसले कुछ और, टिप्पणियाँ कुछ और। लेकिन अगर सच्चा भारतीय होने का प्रमाण, और ये आज के दौर में तब इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाती है ये बात जिस पर चर्चा हो, जब SIR के तहत आप नागरिकता का प्रमाण लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरफ बिहार में आप नागरिकता का प्रमाण खोज रहे हैं, दूसरी तरफ आप दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय आपसे सच्चा भारतीय होने का प्रमाण अगर इस ढंग से मांगने लगे और कहे कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसे सवाल नहीं उठाएंगे, फिर तो हो गया, फिर तो कल को आप और हम ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बंद। बिल्कुल। देखिए राजीव जी, बहुत ही अलार्मिंग है, ये खतरे घंटी है भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए और भारत के आज़ादी के मूल्यों के लिए, संविधान के मूल्यों के लिए ये खतरे घंटी है। यही सुप्रीम कोर्ट जो राहुल गांधी को सर्टिफिकेट दे रहा है सच्चे भारतीय का, या सच्चा भारतीय कैसा हो, उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो और सेना की अवमानना को लेकर बात कर रहा है, तो आतंकवादी की बहन बताने वाले जो सेना के संयुक्त सेनाओं की जो प्रवक्ता थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको आतंकवादियों की बहन बताया बीजेपी के एक MP ने, उसको सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण है। वो अगर जेल में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं है जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर स्टे किया हुआ है। ये बड़ा अजीब है, बड़ा अलार्मिंग है ये पूरा विमर्श। और जिस तरीके से 65 लाख लोग बिहार में 8.3% उनका जो पूरा मतदाता है उसको भारतीय नागरिक होने पे सवाल खड़े हो गए, चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको ये न संवैधानिक अधिकार न कानूनी अधिकार है इस बात का। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो विमर्श है, ये जो नफरत फैलाने वाले मीडिया का विमर्श है, वो अगर संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच जाए, हम आप भी अगर इसी में स्वर मिला लें, इस तरीके की बातें करने लगे, तो फिर क्या होगा? एक संवैधानिक संस्थाओं पे अगर इस तरीके की बातें होने लगेंगी, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देशभक्ति का बंटने लगेगा, जैसे कभी पोप सर्टिफिकेट बांटा करते थे मेडिवल वर्ल्ड में, यूरोप में, ये स्थिति आ रही है यहाँ पे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और इस टिप्पणी को वापस लेना चाहिए। ये उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है। भारत का संविधान जिसके अधीन सुप्रीम कोर्ट है, जिसका कस्टोडियन है, वो जिसका काम है संवैधानिक मूल्यों की और संविधान की रक्षा करना, उसका पहला वाक्य है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के जजेस नहीं हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के प्रधानमंत्री या मंत्री या सांसद नहीं हैं या चुनाव आयुक्त नहीं हैं, हम भारत के लोग सब भारतीय हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरस्टेपिंग है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से बाहर जाकर ये बात कहना, जिसका कि संविधान किसी को, मुझको भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी के ऊपर एक नागरिक होते हुए, और भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की अपनी एक संवैधानिक मैंडेट है,
लेकिन भारत के नागरिक के तौर पर कोई बहुत बड़ा करोड़पति, सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हम और आप और सड़क पर चलने वाला कोई व्यक्ति, हमारे तमाम दर्शक एक हैं। और मुझको ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी को सर्टिफिकेट बांटूं राष्ट्रभक्ति का। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी अधिकार नहीं है। और वो ये जानते हैं कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। हम आप इस वक्त बैठे हुए, हम लोगों को लाखों लोग देखते हैं, तो हम जिम्मेदारी से अपनी बात करते हैं। हम उस तरीके के शब्दावली या विमर्श नहीं इस्तेमाल करते जो आमतौर पर लोग अपने ड्राइंग रूम में या सड़क पे या चाय की दुकान में कर देते हैं। ये कॉफी हाउस नहीं है, ये मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और इसकी जानकारी हम लोगों को है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे दो साथियों ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाए। और पूरे देश में इस वक्त जो एक नफरत का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देखिए कि एक हवाई जहाज के अंदर एक व्यक्ति एक मुस्लिम व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है, सिर्फ उसके कपड़े से पहचान कर। एक इससे भी चिंताजनक बात, नफरत कहाँ तक पहुंच गई कि कर्नाटक में एक मुस्लिम प्रिंसिपल को, कर्नाटक के स्कूल के, उसको फंसाने के लिए बच्चों के पानी में जहर मिला दिया। श्री राम सेना के लोगों ने वहां मुकदमा हुआ है। यहां तक पहुंच गया हमारी नफरत। तो इसका असर, अगर इस विमर्श का असर संवैधानिक संस्थाओं तक भी पहुंचने लगे, उनकी दीवारों को भी लांघने लगे, तो वाकई इस देश के संवैधानिक ढांचे और संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। मुझको उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें हस्तक्षेप करेंगे और इस टिप्पणी को वापस करवाएंगे। जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ हम लोगों की बातें आपने सुनी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ऐसी टिप्पणियां आने लगें और उस पर, क्योंकि ये टिप्पणियां जो हैं कल को नज़ीर बनती हैं और कई सारे फैसले भी उस पर आते हैं, लिए जाते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी हो या कोई दूसरा भी हो, सवाल ना उठाए तो फिर आखिर करें तो क्या करें। चीन का मामला बहुत गंभीर मामला है। चीन और भारत के संबंधों को लेकर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर ही कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिस पे नरेंद्र मोदी की सरकार, जो पिछले 11 साल से सत्ता पर काबिज है, वो इन मसलों को, और जो जयराम रमेश ने जो अपना ट्वीट किया है उसमें बहुत कुछ खोल के उन्होंने रख दिया है 8 पॉइंट में कि क्या क्या हो रहा है, कैसे आपने व्यापार को बढ़ाया है, कैसे आपकी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पे बढ़ गई है चीन के ऊपर, चीन के साथ। तो एक तरफ आपकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके जो एरिया हैं, आपकी जो ज़मीन है, उस पर कब्जा कर रहा है चीन। तो सवाल कौन उठाएगा फिर? सवाल तो उठाना पड़ेगा ना सुनील शुक्ला जी। और जब आप सवाल उठाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप चुप रहो, आप पहले चुन के आओ। सुनील शुक्ला, राजीव रंजन श्रीवास्तव या कोई भी तीसरा अगर सवाल कल को उठाता है तो कहा जाएगा कि देखा नहीं जस्टिस दत्ता ने क्या कहा था, पहले चुन के आइए और पहुंचिए संसद में, विधानसभा में, तब सवाल उठाइए। क्या अब ये दिन देखना बाकी है सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। किसी भी व्यक्ति को नसीहत देने का अधिकार है, बशर्ते वो तथ्यों पे आधारित हो। राहुल गांधी ने अगर सपना देख करके बात कही होती, हम आप भी सवाल पैदा करते। राहुल गांधी तो लद्दाख के लोगों के बीच में बैठ करके ये बात कही है, वहां के स्थानीय नागरिकों ने ये बात कही। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने संसद में बात कही कि चीन ने हमारे हिस्से को हथियाया है। पुलिस के एक वरिष्ठतम अधिकारी ने अपने सहकर्मियों को कहा कि इतने जो हमारी सुरक्षा चौकियां हैं वहां हम जा नहीं पा रहे हैं। अभी हाल में जो लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने एक लंबा अनशन किया वहां के स्थानीय समस्याओं को लेकर के, और एक यात्रा निकाली, यात्रा लेकर के दिल्ली तक आए, तो उन्होंने ये आरोप लगाए कि चीन लगातार घुसता चला जा रहा है और हम अपने इलाकों में जा नहीं पा रहे हैं।
हम अपने जानवरों को लेकर नहीं जा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कम से कम इन तथ्यों का ध्यान रखता कि क्या राहुल गांधी ने या यूं ही अनाप शनाप बयान कुछ ही बात कर दी है, और क्या विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार नहीं है? विपक्ष का नेता बोलेगा नहीं तो और क्या करेगा? उसके पास ये जिम्मेदारी है, ये राजनीतिक जिम्मेदारी है। आप नसीहत दे रहे हैं तो आप सरकार को नसीहत दीजिए। ये इतना बड़ा सवाल अगर पैदा हुआ है, अगर विपक्ष का नेता सवाल पैदा किया है, तो आप बहस कीजिए संसद में, सरकार इस पर जवाब दे, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आवे कि जो विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है, अगर आप एक तरफ से डिफेमेशन केस पे स्टे लगा देते हैं तो आपकी इस टिप्पणी का मतलब क्या है? आपके अगर आप डिफेमेशन केस पे आपने स्टे लगाया तो आप सरकार से कहते हैं कि विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब दीजिए आप। और विपक्ष के नेता ने यह बात केवल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है, संसद में भी कहा है। जिस बात की सलाह सर्वोच्च न्यायालय दे रहा है, सम्मानित न्यायमूर्ति दत्ता साहब दे रहे हैं, वो बात और राहुल गांधी ने पहले भी किया, उन्होंने संसद में इस बात को बोला है। प्रश्न यह है कि जो बात कही जा रही है वो महत्वपूर्ण है या जो बात कहां कही गई है यह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण यह है कि चीन ने भारत के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है या नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कही गई, सोशल मीडिया पे कही गई, विपक्ष के नेता ने कही या किसी ने कही। सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्थान होने के नाते उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह देखे कि अगर यह बात कही जा रही है तो इस बात में कितना तथ्य है, इस बात पर सरकार कितनी जवाबदेह है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए, स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि नहीं मांगा जाना चाहिए। इस बिना पर जो आप कहें कि आप सोशल मीडिया पर मत बोलिए, यहाँ मत बोलिए, वहाँ बोलिए, के बारे नहीं हुआ, ये तो जिम्मेदारी भरा काम नहीं है। यह केवल और केवल अब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कुछ आ रहा है, टिप्पणी कुछ आ रही है, और एक मौका मिलता है अन्य लोगों को कहने सुनने का। और आप विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करते हैं? अगर वो लोगों की भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा वो? सीमित कर दिया जाए कि नहीं आप संसद चलेगी तो बोलिएगा, तो फिर आप ये भी कहिए कि संसद में जो विपक्ष का नेता कह रहा है, जो उसका अधिकार प्राप्त है, उसको बोलने दिया जाए। संसद की कार्रवाई लगातार ठप कर देते हैं। जो विपक्ष का नेता कहता है कि इस बात पर चर्चा कीजिए तो आप चर्चा नहीं करते। यानी कि विपक्ष के लोग अगर कोई बात उठाएंगे उस पर चर्चा नहीं होगी, लोगों के बीच में उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। इस देश का नागरिक नहीं जानना चाहेगा कि इस देश में हो क्या रहा है, हम कितने सुरक्षित हैं, कितने सुरक्षित है। केवल सरकार जो बात कहेगी वही बात सुनी जाएगी, तो किस बात का लोकतंत्र है? फिर हर काम सरकार को दे दीजिए। जो दायित्व तो आज सर्वोच्च न्यायालय निभा रहा है, यह दायित्व भी सरकार को दे दीजिए, अगर सरकार की ओर सब कुछ है तो। और अगर आप ये बात करते हैं सरकार, अब जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डालनी चाहिए या विपक्ष के नेता के ऊपर सवाल पैदा कर रहा है, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नैरेटिव बनाने के लिए भले इसको आप जो भी राहुल गांधी विरोधी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इससे अपना नैरेटिव बनाने का प्रयास करें। सब बड़े बड़े सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय अगर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है तो उसको ये देखना चाहिए कि जो बिहार में हो रहा है, जो लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, मताधिकार का अधिकार छीना जा रहा है, वो कितना बड़ा सवाल है। उस पर उसको स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। ये सामान्य बात है कि अगर आप लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आपका मताधिकार छीन लिया जाए, उसके ऊपर आप चुप रहेंगे और आप संवैधानिक संस्थान का दर्जा भी आपको प्राप्त रहेगा। कितने निराशा होगी लोगों के मन में। अब उसमें भी टेक्निकल बात है। तेजस्वी यादव ने एक बात की, तेजस्वी यादव ने कोई अपना ईपी कार्ड तो दिखाया नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक नंबर दिया है। तो जांच तो ये होनी चाहिए कि अगर उनके पास 2 ईपी कार्ड है तो 2 ईपी कार्ड आया कहां से? उनके पास 2 ईपी कार्ड होना महत्वपूर्ण है या किसी नागरिक को 2 ईपी कार्ड दिया जाना महत्वपूर्ण है? किस बात की जांच होनी चाहिए? ये कैसे नैरेटिव बन सकता है कि तेजस्वी यादव के पास 2 मतदाता पहचान पत्र है? 2 मतदाता पहचान पत्र को मिला कैसे, किसने दिया? अगर उन्होंने अपने स्तर पर उसको बना लिया, ये बड़ा सवाल है। और अगर उन्होंने नहीं बनाया तो किसी के पास 2 मतदाता पहचान पत्र किससे वितरित कर दिया गया, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करने लगे कि उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र रखते हैं। अरे रखते कहां से? पहला सवाल तो होगा कि मिला कैसे, दिया किसने, तब ना रखेंगे। वो देने वाले पे आप सवाल नहीं पैदा करेंगे, रखने वाले पे आप सवाल पैदा करने लगेंगे। ये कौन सी बात होती है? ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है?
तो राहुल गांधी का कहना महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी ने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। अगर सर्वोच्च न्यायालय उस पर टिप्पणी करता, लोग बहुत तारीफ करते, लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उस पर सरकार को जवाब दे ठा रही है। ये बात कही गई है, आप इसके मामले पर स्पष्टीकरण देने के बजाय, देश की जनता को आश्वस्त करने के बजाय आप कुछ लोग मिलकर के मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने ये बात किस आधार पर करने का आधार भी है। सर्वोच्च न्यायालय उन चीजों का संज्ञान ले लेता कि आखिर आप ये देख लेते, यही पूछ लेते सिंघवी साहब से कि आपका आधार क्या है। सिंघवी साहब बताए थे कि साहब तो लद्दाख में लोगों के बीच में बैठ करके बात किया है, ये वीडियो ले लीजिए, आप ये मीडिया रिपोर्ट्स ले लीजिए, ये सरकार के द्वारा संसद में दिए गए बयान ले लीजिए। जब तत्कालीन जनसंघ के लोगों ने 1961 में आरोप लगाया था कि भारत चीन ने इतने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है, तो वो बहुत स्वागत योग्य था। फिर सरकार से लोग सवाल नहीं पूछ रहे थे, सरकार से सवाल पूछा गया था ना कि इतना क्षेत्र कैसे चला गया, कैसे कब्जे में चला गया। सरकार की जवाबदेही को लेकर के आप विपक्ष में कैसे सवाल कर सकते हैं और क्यों किया जाना चाहिए? और अगर आप विपक्ष के ऊपर सवाल पैदा करते हैं तो आप किसको कमजोर कर रहे हैं? जिस अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उस पर सवाल पैदा कर रहे हैं कि आप उस पर वो सुरक्षा प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे? इसकी आवश्यकता कहां थी? आप यह बात कहने की आपको जरूरत क्यों थी? सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी जगह तो नहीं है कुछ भी बोल दिया जाए वहां। और दत्ता साहब एक वरिष्ठतम न्यायमूर्तियों में से एक है, तो जो बात सरकार से पूछे जाए, आप सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको कमजोर करने की कोशिश है। सरकार के साथ खड़े हो सकते से दिखाई पड़ेंगे आप। हाँ, कोई अतार्किक बात कर रहा हो, आधारहीन बात कर रहा हो, ठीक है, आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लोग स्वीकार करेंगे उसको। लेकिन इसको किसी तरह संगत कहा जा सकता है? आज जो राहुल गांधी जो सवाल पैदा कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सर्वोच्च न्यायालय सहित उन सभी संस्थाओं को उन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बातें कही जा रही, या तो बातें खारिज की जाए या वो बातें स्वीकार की जाए और सरकार के ऊपर उसका दायित्व सौंपा जाए। अगर राहुल गांधी कह रहा है कि वोटबंदी हो रही है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जो योग्य मतदाता है उसको ही मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, इन बातों की जांच होनी चाहिए। वो कहाँ कह रहे हैं, चौराहे पे कह रहे हैं कि चाय की दुकान पे कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उठ के आओ चले कुछ ही बोलने लगे। जो बात तो कर रही है उन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप उनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जो संवैधानिक दायित्व आपके ऊपर है वो उस दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आ रहा हूं और लेकिन कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। एक तो आप जानते हैं कि आज सुबह एक खबर मिली कि शिबू सोरेन, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया। और ये घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बाद आज राहुल गांधी दरअसल यहाँ दिल्ली में एक बड़ा खुलासा करने वाले थे। 12:30 बजे दिन में, दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें खुलासा करने वाले थे, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने वाले थे बहुत सारे सबूतों के साथ। तो इसको उन्होंने वहाँ पोस्टपोन किया आगे के लिए। दूसरा था कि कांग्रेस की एक का प्रोटेस्ट था कल बेंगलुरु में, उसको भी इसी घटनाक्रम के कारण, यानी शिबू सोरेन जी के निधन के कारण, उसको भी पोस्टपोन करके अब 8 तारीख को किया गया है। यानी 8 तारीख को, 8 अगस्त को बेंगलुरु में ये कार्यक्रम होगा, प्रोटेस्ट का कार्यक्रम। 7 तारीख की शाम को डिनर के साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता राहुल गांधी के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी भी आ रहे हैं। ये तीसरी खबर। चौथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को, आपको याद होगा, जेल में थे वो, उसके बाद उनको ज़मानत मिली थी। सीबीआई ने अरेस्ट किया था। मामला पीडब्ल्यूडी का था, पीडब्ल्यूडी में घोटाले का मामला था। 4 साल की जांच के बाद उनको क्लीन चिट दे दी गई है, यानी
कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 15,000 से ज़्यादा केसेस, अभी राज्यसभा में सवाल पूछा गया था कि ईडी ने 2015 से लेकर 2025 तक में कितने ईडी के जो केसेस हुए हैं उसमें कितने लोगों को कन्विक्शन दिया गया, मिला है। 15,000 से ज़्यादा ईडी के केसेस बताए गए, जिसमें से मात्र 15 लोगों को कन्विक्ट किया गया, मात्र 15 लोगों को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, समझ सकते हैं कुछ जानकारियां हैं जो साझा कर रहा हूं। तीसरी जानकारी इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 10 अगस्त से 14 अगस्त तक रोजाना बिहार में वोट अधिकार यात्रा पे रहेंगे। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 5 दिन लगातार राहुल गांधी बिहार में रहेंगे वोट अधिकार यात्रा पर। ये कुछ जानकारियां थी, क्योंकि हम लोग चर्चा अभी कोर्ट की कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पहुंची और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो टिप्पणी की है वो हर भारतीय के लिए थोड़ा सा सहम के, ठहर के, रुक के सोचने के लिए है। इसलिए हम यहाँ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, और क्या यहाँ पर राहुल गांधी को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? राहुल गांधी को बाहर बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप बाहर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुबह से तो यही बात आ रही है कि राहुल गांधी को अब सोच के बोलना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी के लोग तो लगातार कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली बीजेपी ने, और बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद गौरव भाटिया साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बाकी ट्रोल आर्मी का काम जो होता है वो चल रहा है। इसलिए, और हम और आप, हमारे तमाम 6 साथी यहाँ स्क्रीन पे हैं और कई सारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो सच है वो जनता के बीच आना चाहिए, बिना लाग लपेट के। डॉक्टर साहब। राजीव जी, धन्यवाद। जो बात माननीय न्यायमूर्ति ने कही, न्यायमूर्ति के पास अधिकार था कि वे, अगर राहुल गांधी ने कोई गलत बात कही थी, असंवैधानिक बात कही थी, देश विरोधी बात कही थी, तो उसे सजा दे सकते थे, सजा सुना सकते थे। लेकिन वहां तो वो कुछ लिखते नहीं, और बाद में वो बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं। जबकि अगर कोई गलत बात थी तो लिख सकते थे कि राहुल गांधी को ये काम नहीं करना था, उन्होंने वो काम नहीं किया। माननीय न्यायमूर्ति ने ऐसा कोई काम लिखने का, आदेश का कोई काम नहीं किया, उस मामले में टिप्पणी की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी के बयान जरूरी या गैर जरूरी थे, ये नहीं है। सवाल यह है कि क्या माननीय न्यायमूर्ति को ऐसी गैर जरूरी बात अगर उनके दायरे में थी तो वो सजा दे देते कि राहुल गांधी ने ऐसा देश विरोधी काम क्यों किया, भारत का मनोबल गिराने वाला काम क्यों किया, तो वो उन्होंने किया नहीं। आप एक बात देखिए, मैं पूरे परिदृश्य को देख रहा हूं पिछले कई लंबे अरसे से, कम से कम 2-3 सालों से देख रहा हूं कि जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, अमित मालवीय की सेना जो है, उस सेना के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ट्रोल आर्मी की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति की बात जो उन्होंने एक कमेंट के रूप में कही, उन्हें एक ऐसा औजार मिल गया दुष्प्रचार का कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम सवाल राहुल गांधी से, और इस तरह उसे प्रमोट किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि कैसे बोलना चाहिए, राहुल गांधी किसके साथ हैं। तो एक ये पूरा एजेंडा, अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ गोंधळ मराठी का शब्द है, वो है गोंधड़ है इसमें, घल्लू घारा वाली बात है इसमें, क्योंकि ये बात बहुत साफ साफ नहीं। ट्रोल आर्मी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, न्यायमूर्ति के पास फैसला देने का अधिकार है, लेकिन वो ऐसी बात कहते हैं। जहां तक राहुल गांधी के कथन की बात है, आप देखिए, चीन लगातार भारत के इलाके पे कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग बहुत बड़े हिस्से पर चीन की निगाहें हैं, और चीन उसे कहता है कि यह हमारा हिस्सा है। सिक्किम के नाकुला में और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे में भी चीन पेश कर रहा है। यानी चीन की गतिविधियां भारतीय भूमि पर कब्जे के लिए लगातार कब्जे की कोशिश में चीन है, और बड़ी जगहों पर कब्जा उसका
घोषित है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन कहता है कि तो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और उसका दावा 90,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो चीन जिस तरीके से छुप छुप कर वार कर रहा है और जिस तरीके से भारतीय क्षेत्र में न केवल कब्जा कर रहा है बल्कि अपनी कॉलोनियां बसा रहा है, अपनी सेना की टुकड़ियों को वहां तैनात कर रहा है, ये सब बातें भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होनी चाहिए थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि भी इस मामले में स्पष्ट राय दें, बताएं कि चीन क्या कर रहा है। लेकिन वे मणिपुर का नाम नहीं लेते, चीन का नाम नहीं लेते, ट्रंप के बारे में नाम लेकर कोई बात नहीं कहते। तो कुछ चीजों से वो परहेज करते हैं। हो सकता है उनकी डिप्लोमेसी या पार्टी या संघ की डिप्लोमेसी उन्हें रोकती हो, लेकिन देश जानना चाहता है, जो बात राहुल गांधी ने कही, कि वो कितनी राहुल गांधी की बातों में क्या सच्चाई है और वो क्या चाहते हैं। अब देखिए, गलवान घाटी में जो 2020 में हुआ, पेंगोंग त्सो में जो हुआ, हॉट स्प्रिंग में और देपसांग के क्षेत्र में जो हुआ, वो सारी चीजें, वो सैन्य टकराव और जो 26 गश्ती बिंदु थे, पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे इंडिया के, उसमें से भारत ने जो 65 गश्ती पॉइंट थे वहां से 26 पे अपनी पहुंच खो दी भारत ने। तो इस बारे में बताना चाहिए कि जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनमें हमारी सेना अब क्यों नहीं जा रही या क्यों नहीं जा सकती। और ये मामला बहुत छोटा मामला नहीं है, ये भारत की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा सवाल है, जिसको लेकर सभी लोग संसद के सदस्य बनने के बाद और मंत्री पद पाने के बाद शपथ लेते हैं कि मैं भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रखूंगा। तो भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रखने पर सवाल रखने की कोशिश नहीं हो रही है, यानी वे भय या लालच में आ गए हैं या डर या दबाव में हैं। ये बात स्पष्ट है कि वे अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं। इस साफ शब्दों में कहें तो वे अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और बात आपने पूछी कि राहुल गांधी ने जो बात कही, राहुल गांधी को अपनी बातें कहना ही चाहिए और ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो तारीखों का चयन हुआ है, ये सोरेन साहब के निधन से जो 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है झारखंड में, वो हमारे बड़े नेता थे देश के। तो आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की, ये उनके प्रति सम्मान है। लेकिन देखिए, अगस्त महीने का भारत की आज़ादी से बहुत लंबा रास्ता नाता है, पुराना नाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो या दूसरे तमाम आंदोलन, अगस्त क्रांति एक महत्वपूर्ण बात है। और 10 से 14 तारीख का राहुल गांधी का ये वोट अधिकार यात्रा बताएगा लोगों को कि आपके वोट किस तरह से छीने जा रहे हैं, मताधिकार पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और आपके वोट छीनने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है उसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। जब भी राहुल गांधी ने कहीं भी यात्रा की है, उन्हें जो प्रतिसाद मिला है वो किसी भी नेता को वैसा प्रतिसाद अब तक नहीं मिला। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी 10 तारीख को रोहतास से, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों रोहतास से ये यात्रा शुरू करेंगे, वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। और आप और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। और इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी भी एक दिन जाएंगी। मतलब बिहार में पूरी हलचल मचाने की पूरी कोशिश है। यहाँ पर कवायद दिखाई देगी आने वाले समय में, और वो भी तब जबकि कई लोगों के नाम और SIR की लिस्ट, जो नई लिस्ट आ रही है, उसमें कटे हुए हैं। और यहाँ एक अलग माहौल है। बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार में ऐसा। इस बीच जब बात कर रहे हैं हम अगस्त की, अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अगस्त में कल 5 अगस्त है। 5 अगस्त भी बड़ा अब ऐतिहासिक डे है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए तो बिल्कुल ही। और कहा यह जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले, परसों, अचानक नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले। उनके बाद देश के गृह मंत्री भी अलग अलग दोनों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। आखिर क्यों मुलाकात की है, ये ज़रा सोचिएगा। अमलेंदु जी, आपने कुछ सोचा है क्या? आपको कुछ बताया क्या इन लोगों ने कि आखिर मुलाकात क्यों हुई है? और इस बीच इनकी बातचीत, ये जो टिप्पणी है राहुल गांधी के ऊपर, इसके क्या मायने हैं?
राजीव जी, मुझको मोदी जी सब कुछ बताते हैं और मुझसे बता के ही सब कुछ करते हैं और मोदी जी अचानक मिले हैं, राष्ट्रपति से शायद इस्तीफा सौंपने गए होंगे, क्योंकि आरएसएस का बहुत दबाव है कि 17 सितंबर से पहले इस्तीफा दे दे। तो मोदी जी अचानक करते हैं, मोदी जी का अचानक करने में बहुत विश्वास है सबको चौंकाने का। तो हो सकता है कल 5 अगस्त है तो मोदी जी 5 अगस्त की तारीख को अविस्मरणीय बनाए कि छप्पर फाड़ बहुमत के साथ तीसरी बार पंडित नेहरू को शिकस्त देते हुए जो बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने सदाचार का पालन करते हुए और स्वयं द्वारा निर्मित किए हुए सिद्धांतों का पालन करते हुए 5 अगस्त को अचानक अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसा हो सकता है। बहरहाल राजीव जी, उससे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणियां राजीव जी सदन मतलब सीट पर बैठकर, सुप्रीम कोर्ट के डाइस पर बैठकर बड़ी खतरनाक टिप्पणियां रही। एक तो जस्टिस दत्ता जो टिप्पणियां करते हैं वो निचली अदालतों को ये संकेत देते हैं कि आपको इस मुकदमे को किधर ले जाना है। इससे पहले भी सावरकर वाला मसला जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के ही सामने गया था और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ाया था कि आपकी दादी ने सावरकर पर टिकट जारी किया था, आप जानते हैं कि क्या है, आपके पास क्या है। सावरकर जो थे राष्ट्रवादी थे, वीर थे, ये सारे सर्टिफिकेट जो थे वो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बांट दिए थे। आज भी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सर्टिफिकेट बांटे हैं। अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता को इतना ही शौक है कि आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे देशभक्ति का भी और इतिहास का भी, तो भाई जजों की नौकरी छोड़िए, राजनीति में आइए, लड़िए चुनाव। किसने रोका आपको टिप्पणी करने से? भाई राहुल गांधी अगर संसद के अंदर या संसद के बाहर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो राहुल गांधी तो राजनेता की हैसियत से कर रहे हैं, लेकिन आप डाइस पर बैठकर टिप्पणी कर रहे हैं वो आप किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या संविधान में कहीं ऐसा उल्लिखित है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट की डाइस पर बैठकर कुछ भी टिप्पणी कर सकता है? संविधान के बाहर जाकर भी टिप्पणी कर सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी जो है संविधान का मूल तत्व है, और आप खुद कह रहे हैं कि हाँ अनुच्छेद 19(1) तो है। जब आप ये कह रहे हैं तो फिर आप ऐसी टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? जब आपको जानते हैं भाई जस्टिस दीपांकर दत्ता कोई साधारण नागरिक तो है नहीं कि उसे मालूम नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कई मुकदमों में फैसले दे चुके हैं, और वो अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसका मतलब राजीव जी ये साफ तौर पे, अच्छा ये उसमें भी थे ईवीएम वाली सुनवाई हो रही थी, उसमें भी जस्टिस दीपांकर दत्ता थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसलों में जब वो रहे हैं तो कम से कम ये देखना चाहिए कि आपकी मौखिक टिप्पणियों से क्या आपके विषय में जनता के बीच राय बन रही है। चूंकि देश आपको देखता है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, अब वो आप कुछ कहकर निकल जाए टाइस पर तो ये तो होता नहीं है, देश देखता है। तो ये एक धारणा जो है आम नागरिकों के बीच अच्छी नहीं जाती कि सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस जो बैठे हुए किस तरीके से उपदेश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट उपदेश देने की जगह नहीं है, वो काम जो है वो अनिरुद्धाचार्य का है, प्रेमानंद महाराज का है, या तो वो काम है, या फिर अगर आप राजनेता हैं तो आप राजनेता की तरीके से बिहेव कीजिए। लेकिन आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं तो आपका काम संविधान की रक्षा करना है, आप कस्टोडियन है संविधान के। और अगर आप ही संविधान के खिलाफ जाकर इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो ये मुझे लगता है कि देश के अंदर एक अनरेस्ट जो है वो पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि इस पर सीजीआई को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, इसको उनको ध्यान देना चाहिए। अब राजीव जी जो टिप्पणी की गई बहुत खतरनाक इसलिए भी है कि भाई राहुल गांधी ने जो भी कहा, अब आपने पूछा साहब आपके पास सबूत थे कि नहीं थे? अरे सबूत अगर होंगे, मुकदमा चलेगा तो सबूत वहां दिए जाएंगे। जो निचली अदालत है जहां मुकदमा है, अगर सबूत देने की बात आएगी तो सबूत तो वहां दिए जाएंगे। आप ही पूछ ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, आपके पास आया था कि इस मामले को पेश किया जाए, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है। यानी जो काम लोअर कोर्ट जो थी उसको करना था वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि सबूत आप यही दे दीजिए, नीचे आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई जो नीचे की अदालतें फिर उनको बंद कर दिया है, सब सुप्रीम कोर्ट में दे दिए जाएंगे सबूत। फिर नीचे की अदालतों का काम क्या है? आपके पास मसला ये आया था कि नीचे जो हाई कोर्ट है उसने हमारे तर्क को नहीं सुना और हमारे तर्क को बिना सुने हुए उसने हमारी याचिका खारिज कर दी। आपके पास मुकदमा ये आया था, आपको इस पर फैसला देना था कि हाई कोर्ट ने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी, और अगर सुनी तो वो सही सुनी या गलत सुनी, आपको इस पर अपनी बात थी। आपको अपनी नोटिस इशू करने थे, जो आपने बाद में किए कि नोटिस इशू, आपने इसमें रोक भी लगाई। तो आप अगर बिना टिप्पणी के ये काम करते तो आज देश के अंदर इतनी चर्चा नहीं होती। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम नागरिक अब सवाल नहीं उठाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार में शामिल हो जाएगा? अभी तक तो हम आयोग की बात कर रहे थे और संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे थे, और एक आशा की कारण सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ता था कि भाई कोई संवैधानिक संस्था अगर इधर उधर होगी तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा, वहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है तो वो संविधान की रक्षा करेगा।
अब अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणियां आएंगी तब तो निश्चित तौर पर संविधान वाकई खतरे में है। तो ये मुझे लगता है कि एक गंभीर बहस जो है इस पर होनी चाहिए और तमाम लोगों को इस तरह की टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती हैं उन पर ऐतराज उठाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं है कि आप वहां बैठकर आपकी मन की बातें जो आप वहां करें, इसके लिए नहीं है। आपको वहां संविधान सम्मत काम करने हैं, वही आप कीजिए। न्याय जो है आप कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। पंच परमेश्वर की कहानी हमने पढ़ी है राजीव जी, प्रेमचंद की, वो तो पंचों की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ बैठकर अगर आपके मन की बात कुछ, हमने देखा है राजीव जी की किस तरीके से तमाम जजेस जो है वो बाद में मालूम पड़ता है ये तो आरएसएस के स्वयंसेवक थे और बड़े गर्व के साथ कहते हैं। एक जज साहब तो थे वो हाई कोर्ट में बैठकर चैम्बर में ही उस पर डाइस पर बैठकर ही घोषणा कर रहे थे कि मैं आरएसएस का सदस्य हूँ और आखिर में चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीत कर भी आ जाते हैं। अगर ऐसा ही कुछ करना है तो भाई ये भी घोषणा कर दी जाए कि हमें राज्यसभा जाना है अब और हम जो है वो तो इस्तीफा दे रहे हैं चूंकि हम तो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो संविधान की बात है वही करनी चाहिए। निश्चित तौर पर राजीव जी इस पर लंबी बहस चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, लंबी बहस चलनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस बीच फिल्म अभिनेता हैं और समाजसेवी प्रकाश राज देखिए लिख रहे हैं, योर ऑनर, डज अ ट्रू जज फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोदीइज्म? डज ही सी एन अपोजिशन लीडर्स क्रिटिसिज्म of the government or criticism of the country? Will he question the patriotism of the critics? Just asking. यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश साहब, क्या एक सच्चा न्यायाधीश संविधान का पालन करता है या मोदीवाद का पालन करता है? प्रकाश राज साफ साफ बहुत ही क्रिटिकल वे में सवाल कर रहे हैं माननीय न्यायाधीश साहब से कि क्या एक सच्चा न्यायाधीश, सच्चा जज संविधान का पालन करता है या मोदीवाद का पालन करता है? मोदीइज्म लिख रहे हैं। क्या वो विपक्षी नेता द्वारा सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मानता है? क्या वो आलोचक की देशभक्ति पर सवाल उठाएगा? बस पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा। आखिर में लिखा है जस्ट आस्किंग, बस पूछ रहा हूं। ये देखिए कि क्या वो आलोचक की देशभक्ति पर सवाल उठाएगा अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें भी जो क्वेश्चन करने वाला है उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाएगा? अगर पूछ रहा है सामने वाला कि चीन ने हमारी कितनी भूमि अपने कब्जे में ली है तो क्या उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाएगा? प्रेम कुमार जी, इस टिप्पणी को कैसे देखा जाए? प्रकाश राज अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बिल्कुल देखिए राजीव जी, कोई भी घटना होती है तो क्यों होती है ये समझने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। और जो सबूत राहुल गांधी से मांगे जा रहे हैं कि आप चीन के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं उसके सबूत दीजिए, वो सबूत सरकार से मांगे जाने चाहिए थे जो राहुल गांधी बोल रहे थे। लेकिन वो सबूत तो गलवान जाकर के देखे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर एक बार मूवमेंट कर ले, अरुणाचल प्रदेश जाकर महसूस किए जा सकते हैं, एक बार मूवमेंट कर ले, महसूस किए जा सकते हैं, वो सब वहां के लोगों से बात कर ले, तो वो एक पहलू है। लेकिन ये घटना आज हुई क्यों? आज गैर जरूरी तरीके से, जबकि राहुल गांधी के पक्ष में वो स्टे भी लगा, सुनवाई को पक्ष में माना भी जा रहा है, तो उसके बाद भी ये प्रतिकूल टिप्पणियां क्यों? ये इसको समझने की जरूरत है। मेरे पास भी सबूत नहीं है राजीव जी, जैसे राहुल गांधी के पास नहीं है, लेकिन इसको भी वैसे ही महसूस पड़ेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। आज राहुल गांधी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, बहुत बड़ा खुलासा, और सबको जैसे उम्मीद लग रही है कि वो कर्नाटक को लेकर के चुनाव आयोग जो कुछ भी गड़बड़ी उन्होंने किया, चुनाव आयोग पर जो हमले कर रहे थे, उसका सबूत लेकर के आने वाले थे। अब इसकी तैयारी कर ली गई थी। कैसे होती है तैयारी? राहुल गांधी पर बड़ा बम फोड़ा जा सकता है। ये बम क्या हो सकता है? राहुल गांधी की भारतीयता पर ही सवाल उठा दो, इससे बड़ा कोई बम हो सकता है क्या? और ऐसे मंच से उठ जाए जिसके बाद में वो चस्पा हो जाए कि राहुल गांधी की भारतीयता, वो ट्रू भारतीय है कि नहीं है। यही जवाब हो सकता था जो राहुल गांधी
बम विस्फोट कर रहे थे, जो चुनावी खुलासा करने वाले थे, उसके जवाब में ये बम विस्फोट संभव था और ये हुआ है। लेकिन राहुल गांधी का बम विस्फोट मुलतवी हो गया है अलग कारण से, चूंकि आपने बताया कि गुरुजी का निधन होने के कारण राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया, वरना इधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और दूसरी तरफ में यह आता कि राहुल गांधी तो सच्चा भारतीय ही नहीं है। देखो जुडिशरी पर भी सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग पर भी, क्षमा कीजिए, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहा है। तो राहुल गांधी ने देश के स्टेट से लड़ाई है वो बहुत पहले कह चुके और ये बात साबित होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज गैर जरूरी तरीके से बिल्कुल गलत बात संविधान से इतर जाकर के नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद है उनकी भारतीयता सच्चा और झूठा में बांट रहा है। इससे बड़ा विस्फोट तो आप एक व्यक्ति, एक नागरिक के खिलाफ, एक भारत के नागरिक के खिलाफ नहीं मान सकते। ये बम विस्फोट है, राजनीतिक बम विस्फोट है, न्यायिक बम विस्फोट है, इसको जैसे भी बोल सकते हैं। और ये किसी न किसी राजनीतिक मंसूबे के तहत है, उसके प्रोटेक्शन में है और वो प्रोटेक्शन जो हमें दिख रहा है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, सबूत देना मुश्किल है। इस आबो हवा को महसूस कीजिए और ये बम फूटेगा, राहुल गांधी का जो बम है वो फूटेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि ये टाए टाए फिस वाला जो बम है आज, जिसको जुडिशरी बम बोल दीजिए, जिसको जोर जैसे सुविधाओं नाम दे दीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट जी, हेडलाइन मैनेजमेंट आज कुछ और ढंग से हालांकि माननीय न्यायालय ने जो कहा है उस पर शायद आगे और बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा एक छोटा कमेंट आपका भी, अब क्लोजिंग की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके आगे अब नरेंद्र मोदी जी ने भी तो बहुत सारी बातें कही थी, सेना के ऊपर भी टिप्पणी थी उनकी, क्या क्या नहीं कहा था मोदी साहब ने। डॉक्टर साहब, 15 सितंबर 2013 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उनका एक ट्वीट है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा था देश के सामने बहुत सारे संकट हैं, क्राइसिस है, और इसकी वजह यह है कि हमारी सेना बहुत कमजोर है। ये सीधे सीधे सेना का अपमान था, लेकिन तब वे प्रधानमंत्री, तब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं था कि संज्ञान लेता और कहता कि आप सच्चे भारतीय नहीं है, सेना का अपमान करता। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमसे छूट रहा है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर सबूतों की बात हो रही है। तो जस्टिस, ये ट्वीट है 15 सितंबर 2013 का, वी आर फेसिंग मैनी क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर आर्मी। सोच कर देखिए, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में जितने क्राइसिस हैं उस सब के लिए सेना की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन मैं उस विषय पर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट वाली बात पर। सबूत मांग रहे हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता। तो क्या हम ये मान लें कि डॉक्टर निशिकांत दुबे के पास सबूत थे कि इस देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है तत्कालीन? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया उस मामले में। आप कल्पना करिए, ये बयान अगर राहुल गांधी ने या XYZ ने किसी ने दिया होता तो वो तिहाड़ के भीतर होता। तो क्या हम ये मान लें कि जस्टिस दत्ता उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीश, उनमें से कई अब भी हैं, कुछ रिटायर हो गए शायद उस बयान के बाद से, तो ये मानकर चल रहे थे कि इस देश में गृह युद्ध के लिए भारत का प्रधान न्यायाधीश जिम्मेदार है? ये पतन की पराकाष्ठा थी कि जो इस देश में हमारी तमाम संवैधानिक व्यवस्था का संरक्षक है, कस्टोडियन है, उस संस्था के सिरमौर को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। बताने वाला सत्ताधारी पार्टी का सांसद है। किसी के माथे पर बल नहीं पड़ी। वहां से लेकर आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, नेता प्रतिपक्ष के सच्चे भारतीय होने या न होने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। दरअसल में इस पूरी कवायद के पीछे नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश है। राहुल गांधी की नागरिकता को निरस्त कराने के लिए अदालत में लोग जाते रहते हैं। वे खुद ही कह रहे हैं 30-32 मुकदमे उनके खिलाफ
वे भूल जाते हैं तो सिंघवी साहब उन्हें याद दिलाते हैं। तो आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी अदालत से अगर ये कह दिया गया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, तो इसका दूरगामी असर क्या होगा, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर पाए। इस देश के घर घर में व्हाट्सएप से ये बात पहुंच गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, वे देशद्रोही, वे सेना का अपमान करने वाले हैं। इसका चुनावी राजनीति में कितना असर होता है, इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की राजनीति का टूल बन रहा है, औजार बन रहा है, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। हम नहीं जानते आगे चलकर इस मुकदमे में क्या होगा, लेकिन आज भी जिस तरह ये फैला दिया गया कि राहुल गांधी को मात मिली है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है वगैरह वगैरह, जबकि आज की प्रारंभिक घटना तो राहुल गांधी के पक्ष में है, उनकी याचिका के पक्ष में सारी बातें हुई, लेकिन वे बातें गौण होकर रह गई और एक शोर उठा है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं। कुल मिलाकर अब देश को सोचना पड़ेगा कि जिस अकेली एक इमारत से, जिस देहरी से अंतिम उम्मीद लेकर लोग जाते हैं, वो सबसे बड़ी इमारत और सबसे ऊंची देहरी भी सत्ता की गोद में बैठकर अगर खेल रही तो फिर अब और कोई जगह बची नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रशांत जी, क्या होने जा रहा है? बयानबाजियां हैं, 5 तारीख कल है और अब लगातार 15 अगस्त तक घटनाक्रम को बहुत तेजी से बदलते हुए देखेंगे क्या हम? देखिए, वो तो देखिए जो भी राजनीतिक मामले होंगे, कुछ तो होने जा रहा है, और कैबिनेट एक्सपेंशन की बात भी है, और कैबिनेट में कुछ रद्दोबदल भी होने, क्योंकि बहुत कुछ मंत्रियों के राज्यसभा के टर्म पूरे हो रहे हैं और उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब मामले हैं जिसकी चर्चा है। उसमें कश्मीर का भी कोई फैसला, लेकिन मुझे लगता नहीं कश्मीर पे कोई फैसला होगा। ये मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल की बात है, और वो उन लोगों की है जो जिनको उनके राज्यसभा के टर्म शायद एक्सपायर हो रहे हैं, जिनको रिप्लेसमेंट देना जिनका। दूसरी बात मैं लौट के वहीं आता हूँ। देखिए, आज ये बहुत ही गंभीर विषय है, हम सब इस पे चर्चा कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन और लिखित ऑर्डर में बड़ा कम फासला होता है, और ये ऑफ द कर्व रिमार्क नहीं है जस्टिस दत्ता का, ये प्रॉपर एंगेजमेंट हुआ है डॉक्टर सिंघवी से, और एक एंगेजमेंट में बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जी आप वहाँ थे क्या, तो वहाँ होना जरूरी है, तो वहाँ तो बहुत से लोग नहीं होते हैं। तो अब मैं तो नाथूराम गोडसे पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ गांधी की हत्या को कि मैं वहाँ था नहीं। ये बिल्कुल एब्सर्ड बातें हैं कि आप वहाँ थे कि नहीं थे। तो और तमाम सारे सबूत आपने रखे हैं कि इस तरीके का विमर्श चल रहा है। देखिए, मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में बहुत आगे तक गया है। याद कीजिए, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिस दिन भारत की प्रधानमंत्री की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या की, उसी दिन शाम को बलवंत सिंह के सरकारी कर्मचारी खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं नीलम सिनेमा के पास चंडीगढ़ में, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो देशद्रोही नहीं है। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट तो बोलने की आजादी आर्टिकल 19(1)(a) में वहां तक जाता है। अभी मीडिया वन का भी केस है। मुझे लगता है कि एक देश में एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है, नफरत का माइंडसेट, और उस नफरत का में एक विलेन के तौर पर राहुल गांधी को पिछले कुछ वर्षों से रखा गया है। उसमें राहुल गांधी भी है, उसमें देश का मुसलमान भी है, उसमें किसान भी है, उसमें दलित भी है, तमाम लोग हैं। और इस नफरत का विमर्श जो चल रहा है, उसी में अभय नायक नाम का एक यात्री इंग्लैंड में अल्लाह अकबर का नारा लगाता है ताकि मुसलमान बदनाम हो।
ये उसी नफरत के प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि बच्चों के स्कूल में एक प्रिंसिपल को, मुसलमान प्रिंसिपल को बदनाम करने के लिए बच्चों के पानी में जहर मिला दिया गया। ये सोचिए जहर कहां तक पहुंच गया है जी। और अब वो ये जहर, अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बांग्ला जो है बांग्लादेश की भाषा है। ये उसी नफरत के प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो कानून की बात जिनको करनी चाहिए, उन तक ये नफरत पहुंच रही है। ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को नहीं मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो ओरिजिनली बांग्ला भाषा का है। ये क्या ये दिखा रहा है कि ये जो व्हाट्सएप और ये जो गोदी मीडिया के जरिए नफरत पहुंचाई जा रही है वो कहां कहां पहुंच रही है, और वो उनका विक्टिम कौन कौन है। उसके विक्टिम जज हैं। वो एक जज कहते हैं कि मोर के आंसू से प्रेग्नेंट हो सकती है मोरनी। तमाम तरीके के एग्जाम्पल हमारे पास है ना कि इस तरीके के जो अफवाहें हैं वो कहां तक जा रही हैं, अनसाइंटिफिक बातें। एक जज साहब ने मनुवाद की बात कर दी थी, हालांकि कोर्ट के चैम्बर में की थी, और उसकी जस्टिस भी थे। तो ये जो विमर्श है ये कहां कहां तक जा रहा है, इसका उत्तर क्या हो, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में राहुल गांधी को अब, और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को, और इस देश के सोचने समझने वाले हर नागरिक को इस झूठ और नफरत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अब ये संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच रहा है। अभी तक तो ये चाय की दुकानों, कॉफी हाउस या कुछ मीडिया के आउटलेट तक था, लेकिन अब ये नफरत और अफवाहें अब ये संवैधानिक संस्थाओं की बाउंड्री भी लांघ रही है। बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है देश के लिए। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी। ये बात तो गंभीर है, और दीपंकर दत्ता साहब ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति हैं, दूसरी पीढ़ी के जज हैं। इनके पिताजी कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, इनके बहनोई इनके पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ऐसा है नहीं कि पहली बार कोई जुडिशरी में आया, एक लेगेसी के साथ ये जज है। तो इनकी टिप्पणी, इस तरह की टिप्पणी तो निश्चित रूप से सवाल पैदा करती है कि आखिर यह इस वक्तव्य का मतलब क्या है और क्यों दिया गया। सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों थी। और सही बात है कि इन चीज़ों का प्रतिकार राजनीतिक दलों को सड़कों पर उतर कर लोगों के बीच में जाकर के ही देना होगा। और मेरा अपना मानना यह है कि भले ही इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग सक्रिय हो गए और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, ये IT सेल सक्रिय हो गया, कुछ मंत्रियों के बयान ही मैंने देखे, वो भी राहुल गांधी पर सवाल पैदा करने लगे, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा समाज के ऊपर, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि राहुल गांधी ने जो विमर्श पैदा किए हैं वह मुद्दों के ऊपर आधारित है, वह कोई भावनाओं का या कोई आर्टिफिशियल माहौल बनाने की कोशिश नहीं है। जो लोगों के सामने सवाल है उन सवालों को लेकर के गए हैं। लोगों के संविधान बदलने का सवाल है, मताधिकार छीनने का सवाल है, समाज के जो दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव का प्रश्न है, इन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में गए। इस तरह की टिप्पणियों से कोई उनके खिलाफ एक माहौल बन जाएगा, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। ये जरूर है कि जो मुहिम या जो विमर्श विपक्ष के लोग ले जा रहे हैं, हालांकि ये कल से 7 तारीख से शुरू होने वाला था, गुरुजी के निधन के कारण से यह मेरे ख्याल से टला है, और 10 तारीख से जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी शायद टली है, वो शिबू सोरेन साहब के निधन के कारण। लेकिन यह जो पूरे अगस्त भर इंडिया दल समूह ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम जो तैयार किए हैं, हो सकता था कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से उसके असरों को कमजोर करने की कुछ लोग कामना करते हो, लेकिन ये होगा नहीं। लोगों के सामने
बड़ी सच्चाई है। सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वहां थे क्या, तो सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय जिन मामलों में फैसला देता है वो घटनास्थल पर मौजूद रहता है। जब आप लोग जाकर देखते हैं वहां पर कि क्या हुआ है वहां, तो उनके सामने तथ्य रखे जाते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कुछ लोग उसका कंट्राडिक्शन करते हैं, माननीय न्यायमूर्ति उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये सवाल कैसे पैदा होगा? अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे, किसी के बारे में सवाल पैदा करेंगे, तो कहा जाएगा कि आप वहां गए थे, आपने देखा है। ये फिर तो इतिहास बेमानी है, भूगोल बेमानी है, साहित्य बेमानी है, किसी चीज का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। और अगर आप वहां रह करके ही किसी राजनीतिक दल के नेता को बयान देना चाहिए, तो फिर तो 1948 के सीज फायर पर जो बीजेपी बयान देती है उसमें रोक लगनी चाहिए। कोई नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था उस समय कोई, क्यों इस तरह का बयान दे सकते हैं आप? 1961 की लड़ाई का आप बयान देते हैं कि बड़ा भारी भारत ने अपना बहुत बड़ा भूभाग गंवा दिया। कौन होते हैं आप बोलने वाले? आप थे क्या वहां? ये कौन सा विमर्श है? किस तरह के सवाल है ये? और इस तरह के सवाल पैदा करके क्या कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति कोई गंभीर चर्चा शुरू कर सकता है समाज में? सब लोग जितनी बात हम लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम ही आप सोच रहे हैं, सामान्य नागरिक भी यही कर रहा। अगर किसी से पूछा जाए कि आपने बयान क्यों दे दिया, आप वहां मौजूद थे। राहुल गांधी के पास तो कहने के लिए है कि वह लद्दाख गए हैं, लद्दाख के लोगों के बीच बैठकर उन्होंने बात की है, लद्दाख के लोगों ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में चीनी सेना का अतिक्रमण हुआ, गलवान और डोकलाम तमाम घटनाएं लोगों ने देखी है। तो राहुल गांधी के पास से कोई कैसे इनकार कर देगा? जी। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने अपने सांसद, बीजेपी सांसद, सत्तारूढ़ दल के सांसद का बयान देखा है संसद में कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है, विभिन्न इलाकों का वो नाम बदल देता है। ऐसा तो नहीं है ना, अखबारों में खबरें छपी हैं। अगर कोई ऐसी बात कही होती है राहुल गांधी जिसका कोई सिर पार ही नहीं है, किसी ने कोई बात ही नहीं कही, तब भी आप ये टिप्पणी नहीं कर सकते। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपको यह बात करने का अगर पास आधार क्या है, कैसे आपने कहा? और ये बात की अगर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता कि जो सवाल पैदा किया गया है विपक्ष के नेता के द्वारा, सरकार उसका जवाब दे, यह मानहानि का मुकदमा डिफेमेशन केस में बेमानी है, संभवतः सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा लोगों की निगाह में और बढ़ जाती, लोग और आश्वस्त हो जाते कि हमारे खिलाफ कोई भी अगर अतिक्रमण होगा, हमारे अधिकार छीने जाएंगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ मौजूद है। आप अपनी गतिविधियों से कम अपनी संस्था को मजबूत कीजिए, आपके प्रति लोगों के मन में और सम्मान बढ़ जाए। मैं हालांकि भी मानता हूं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का आखिरी विश्वास सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर अपने इस उपस्थिति को दर्ज भी किया है। इस तरह की टिप्पणियों से ऐसा नहीं कि लोगों का जो विश्वास है वो डिग जाएगा। और मैं भी मानता हूं कि इस तरह के टिप्पणियों से जो राजनीतिक विमर्श देश में बनाने की कोशिश की जा रही है वो शिथिल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। और बहुत कुछ चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं और बहुत कुछ भी होना बाकी है। कल का दिन बहुत अहम है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। और कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी ने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई है, 9:30 बजे सुबह बैठक बुलाई है। उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात, बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के बीच जज साहब की टिप्पणी पे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा जो हमारे आपके सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में इसका असर भी पड़ सकता है बहुत सारे फैसलों पे भी। राजीव जी, मुझे लगता है कि बीजेपी 6 तारीख के अखबारों की हेडलाइन मैनेजमेंट में जुटा है। कल वो उसी में जुटा रहेगा कि क्या हेडलाइंस हो अगले दिन के अखबारों की, यही उसकी कोशिश होगी। और इसीलिए सारी मीटिंग और ये सब झमेला है। सुप्रीम कोर्ट की बात जहां तक है, देश के हर व्यक्ति के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, और लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारे हितों की रक्षा करने वाली संवैधानिक संस्था है। अगर हमें हर जगह से न्याय ठुकराया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों के मन में ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि लोग, आम आदमी ठहाके लगाता है। जैसे कोई गया कोर्ट में और कहा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है,
तो लोग इस पे, आम लोग जो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पिता, जिसकी दादी, जिसके परनाना भारत में है, वो भारत का नागरिक नहीं है। जो 2004 से संसद में है वो भारत का नागरिक नहीं है। तो ये कोर्ट किस तरह के फैसले करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को ध्यान रखना होगा, कोई भी हो, दत्ता साहब हो, जस्टिस दत्ता हो या और भी हो, लोगों के मन में जो विश्वास सुप्रीम कोर्ट के प्रति है वो कहीं भी उसका क्षरण न हो, इसकी चिंता सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए। आप और हम तो सब सुप्रीम कोर्ट के ही चिंतक हैं ही, माननीय न्याय व्यवस्था के पक्षधर हैं, हमारे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे मन में बहुत सम्मान है, इसलिए तो ये चर्चा कर रहे हैं कि सम्मान है, माननीय न्यायाधीश और उनकी बात सिर आंखों पे रखते हैं, कहीं कुछ नहीं। अगर हर तरफ से अगर आप निराश हो जाते हैं कोर्ट में, वहाँ एक आशा की किरण दिखाई देती है, एक आस, एक उम्मीद हम देखते हैं। इसलिए भी इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उस पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस जो है वो यूक्रेन में अपने कितने लोगों को मार रहा है इसी पैसे से, यानी रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं है भारत को। आगे लिख रहे हैं, इसी वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप साहब आखिर में लिखते हैं कि आपने इसको पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। तो सवाल यही है कि ट्रंप साहब ने एक बार फिर धमका दिया है नरेंद्र मोदी जी को, और उसका असर मोदी जी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नहीं पता, लेकिन हमारे आपके ऊपर तो बहुत पड़ने वाला है, ये आप तय मानिए। लेकिन देखते हैं इस मामले का, क्योंकि आज 4 तारीख है और 7 तारीख से वो इम्पोज होना है हमारे देश पे। अभी 25% कहा गया है, लेकिन जो कह रहे हैं इस हिसाब से तो काफ़ी बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 50% होता है, 100% होता है कि 500% होता है। तो अमेरिका की बात, लेकिन हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान में नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष इन सब में के बीच में एक दीवार होनी चाहिए थी। दीवार जो है सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को बाहर बात करने के लिए रोकने की कवायद की तरह उनके बयान को देखा जा रहा है। और ये बात हम यहाँ इसलिए कह रहे थे या कह रहे हैं अभी, क्योंकि सत्ता पक्ष के तमाम नेता निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अलग अलग मंचों से जो बात कह रहे हैं वो यही कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राहुल गांधी सोच समझ के नहीं कहते हैं। राहुल गांधी की भारतीयता पर, कि सच्चे भारतीय हैं कि नहीं हैं, इस पर तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है, लेकिन राहुल गांधी को कैसे डिफेम किया जाए, उनके वक्तव्यों को, बयानों को कैसे यहाँ पे नीचा दिखाया जाए, उसकी एक कवायद शुरू हो गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। कल का दिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी और अमरेंद्र उपाध्याय जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योति जी हैं, दीपक शर्मा जी, मैडी हमारे साथ हैं, श्री किरण जी हमारे साथ हैं, बंशीलाल दौलपुरिया, तमाम साथियों, नरसिंह कुंदलवाल साहब, लंबी चर्चा हो गई। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र किस अंधेरी सुरंग में जा रहा है, इसका और छोर कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल गुड नाइट कह रहे हैं असलम चिश्ती जी, और मोमिन खान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल वैद्य हैं, यूट्यूबरों हैं हमारे साथ, अब्दुल जी हमारे साथ बने हैं, तौफीक मलिक साहब हैं। तमाम साथियों, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, लंबा वक्त आप लोगों का ले लिया। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो जुड़िए, देखिए DB लाइव और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत जल्दी से जल्दी इसको
1 करोड़ पहुंचाइए।